हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी में इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं। सिलेबस आप लोगों को पता है। आज के टॉपिक पे हम सिलेबस से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, स्ट्रेटेजीज समझने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर को भी हम देखने वाले हैं। तो आ जाओ एक बार जल्दी से हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास किस बारे में रहने वाली है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इंग्लिश के बारे में क्लास रहने वाली है। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे भाई? इस सेशन में ना हम लोग एक तो इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखो, नोटिफिकेशन में भी सिलेबस दिया गया है, लेकिन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये समझना जरूरी है। और सिलेबस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इन बातों को भी हमें समझना होगा। तो बेटा, आज हम सिलेबस की भी बात करेंगे, हम पेपर पैटर्न की भी बात करने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, हम इस विषय में बात करेंगे। हम एक स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, और साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो आ जाओ जल्दी से, मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं, आप आराम से समझना। बेटा, आपको एक बात पता है कि इस एग्जाम में इंग्लिश जो है वो 50 नंबर की आनी है। ये बात हम सबको पता है। अब बात यहां पे क्या नई निकल के आ रही है? नई बात ये निकल के आ रही है कि ये जो 50 नंबर की इंग्लिश है ना, इसके दो पार्ट्स किए गए हैं। दो पार्ट्स क्या है बेटा? एक पार्ट तो है एमसीक्यू का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आज से पहले अगर आपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इशू नहीं आने वाला, क्योंकि ये वही पोर्शन है 20 नंबर का। वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, यही चीजें हैं 20 नंबर की। और उसके अलावा 30 नंबर का आपको क्या देखने को मिल रहा है? 30 नंबर की आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देखने को मिल रही है। बेटा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एचएसएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन एसएससी सीजीएल या फिर सीएपीएफ के एग्जाम या फिर सीडीएस वगैरह जो एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत पहले से ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है। तो इसके लिए इस चीज के लिए घबराएं बिल्कुल नहीं, इस चीज से डरे ना। मैंने एक बात फील की है, जब से नोटिफिकेशन आई है ना, बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर इंग्लिश में तो 30 नंबर है, कुछ और ही दे रखा है। अरे कुछ और नहीं दे रखा, राइटिंग स्किल्स चेक होने वाली है। आप एक क्लर्क बनने वाले हो, कोर्ट में आप क्लर्क बनोगे, आपको कोई लेटर ड्राफ्ट करना पड़ जाए, कोई नोटिस ड्राफ्ट करना पड़ जाए, तो ये चेक किया जाएगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड है क्या, क्या आप ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। इसीलिए 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहने वाला है, जो बहुत ही आसान होता है। हाँ, स्ट्रेटेजी वाइज इसको करना पड़ता है, कैसे एसे लिखें, कैसे लेटर लिखें, कैसे प्रेसी लिखें, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बेटा, दूसरी किसी वैकेंसी से इस वैकेंसी में डिफरेंस है। इस वैकेंसी में क्या डिफरेंस है दूसरी किसी वैकेंसी से? देखो, दूसरे एग्जाम्स में ना आप ग्रामर करते हो, आप ग्रामर को समझते हो और आप वहां से स्कोर निकाल जाते हो। यहाँ ग्रामर की वेटेज काफी कम हो गई है। यहाँ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर नहीं करती। यहाँ मैटर करता है कि क्या आपको ग्रामर यूज करनी आती है, क्या क्या आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को करेक्टली लिख सकते हैं क्या। क्योंकि बेटा, यहाँ ग्रामर कितने नंबर की है? इस 20 नंबर में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स भी हैं। तो अगर मैं देखूं ना, तो ग्रामर सारी भाई 5 से 6 नंबर की रह जाती है। जो आप ग्रामर के रूल्स पढ़ते आए हो, उन रूल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो फिर ग्रामर चेक कैसे हो रही है? ग्रामर ये चेक हो रही है कि राइटिंग स्किल्स में हमारे पास कितनी ग्रामर है। तो हम बात करने वाले हैं, मैं इन दोनों ही बारे में आज बात करूंगा, दोनों ही विषय पे मैं डिस्कशन करूंगा। देखो, जो एमसीक्यू है ना, उस एमसीक्यू में क्या आने वाला है बेटा? एमसीक्यू का मतलब क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस एमसीक्यू में आपको क्या दिखने वाला है? आपको कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के दिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के दिखेंगे, है ना। सिनोनिम्स का मीनिंग सेम मीनिंग वाले, एंटोनिम्स का मीनिंग अपोजिट मीनिंग। फिर कुछ क्वेश्चन इडियम्स के दिखेंगे और फ्रेजल वर्ब्स भी आपको दिखने वाली है। यानी बेसिकली क्या होगा? लुक दे दिया, नीचे ऑप्शन में डाल दिया फॉर, इन, आफ्टर, बाय। अब आपको पता होना चाहिए लुक फॉर का मीनिंग क्या है, लुक आफ्टर का मीनिंग क्या है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ग्रामर में भी ना एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है बेटा प्रेपोजिशन।
ग्रामर के अंदर एक टॉपिक काफी अहमियत रखता है, वो टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन। तो आपको प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। साथ में रीऑर्डर पैराग्राफ, रीऑर्डर पैराग्राफ का मीनिंग है पैरा जंबल्स, यानी PQRS। आपको एक पैराग्राफ दिया, उस पैराग्राफ की लाइंस को ऊपर नीचे कर दिया, आपको पढ़ के एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है उसका, ये वाले क्वेश्चन। और स्पेलिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो आमतौर पे एक सिंपल सी बात बताता हूं, आमतौर पे अगर इस प्रकार का पेपर होता है ना, तो पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए कि 50% तो ग्रामर आनी चाहिए और 50% इनकी वेटेज होनी चाहिए, है ना। 50% ग्रामर, 50% इनकी वेटेज होनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि ये 55% हो जाए, ये 45% हो जाए, रेस्ट ऐसे बैलेंस हो जाए, है ना। तो बेसिकली अगर किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव में सिलेबस की मैं बात करूं तो उसमें 50% ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, 50% वोकेबलरी के, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो MCQs हैं बेटा, यहाँ पे जो MCQs हैं, अगर मैं प्रीवियस ईयर को देखूं तो ग्रामर की वेटेज बहुत ही कम है। ग्रामर की वेटेज सिर्फ 5 से 6 ही क्वेश्चन है, यानी उन 20 में से 4, 5 या 6 इतने ही क्वेश्चंस है जो ग्रामर के डाले जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस ग्रामर के आने ही नहीं, बाकी क्वेश्चंस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स ये सब कवर कर रहे हैं। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं कह रहा हूं कि अब तक आप जिन एग्जाम्स के लिए ग्रामर पढ़ते आए हैं उसकी रिस्पेक्ट में इसमें ग्रामर की वेटेज कम है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं चाहिए कि सिंस फोर के बाद ये वाली वर्ब क्यों आई, ऐसा पता नहीं होना चाहिए। बस ये पता हो सिंस फोर के बाद ये वर्ब यूज होती है। लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए। इस एग्जाम में ग्रामर इस तरीके से चेक होनी है भाई। डन है। तो MCQ में तो ग्रामर की वेटेज ही बहुत कम है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में ग्रामर की वेटेज है भाई। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की, यानी आज से पहले जो एग्जाम हुआ है। देखो आज से पहले एग्जाम कब लिया गया? 2017 में भी एग्जाम लिया गया और 2022 में भी एग्जाम लिया गया। अगर हम उन एग्जाम्स को नोटिस करें ना, अगर हम उन एग्जाम्स के पैटर्न को समझें तो आप समझ पाओगे। बेटा 2017 में और 22 में जो पेपर आया ना, उसमें ग्रामर के 3 से 4 ही क्वेश्चन आए। उसमें ग्रामर बेस्ड 3 से 4 ही क्वेश्चन आए और उनमें भी एक टॉपिक फ्रीक्वेंट देखने को मिला। वो फ्रीक्वेंट टॉपिक था बेटा प्रेपोजिशन का। यानी 3 से 4 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन प्रेपोजिशन का जरूर से देखने को मिला। यानी बहुत डेप्थ में ग्रामर करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्रामर में टोटल में अगर आपको बताऊं ना, तो ग्रामर में टोटल भाई 80 टू 90 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम उन 80 से 90 कॉन्सेप्ट्स को अगर कवर कर लें, यानी यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आपने टेंस पढ़ना शुरू किया, अब टेंस की क्लासेस शुरू हुई, आपने 10 क्लासेस में टेंस पढ़ा, फिर आप सब्जेक्ट वर्ब पढ़े, फिर आप नाउन प्रोनाउन पढ़े, ऐसी आवश्यकता नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज चलना होगा कि टेंस के अंदर वो 6 कॉन्सेप्ट जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर टेंस में किसी पेपर में एक ही क्वेश्चन आना है टेंस के बेसिस पे, तो उन 5 कॉन्सेप्ट्स को उठाना पड़ेगा जिनमें से वो एक क्वेश्चन सेट होता है। अगर आपने मुझसे ग्रामर पढ़ रखी है तो आपको टेंशन लेने की नीड है नहीं, क्योंकि आपने ने पूरी डिटेल में बैच में ग्रामर को पढ़ा है। लेकिन अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी या आपने ग्रामर नहीं पढ़ी, तो इस एग्जाम के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार इस एग्जाम में बहुत डीप में ग्रामर नहीं पढ़नी, ये 80 टू 90 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो मैं ये करूंगा कोशिश कि मैं ये 80 टू 90 कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करवा दूं, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को क्या कर लें, टैकल कर लें। अब देखना एक बार पेपर का पैटर्न समझना, 80 टू 90 ये कॉन्सेप्ट करने ताकि ग्रामर की बात बने। अब आप एक बार पेपर का पैटर्न तो देखो भाई, प्रीवियस ईयर में क्या डाल रखा है इसने, देखना बेटा 4 से 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के डाल रखे हैं, यानी सेम मीनिंग वाले। 3 से 4 क्वेश्चन एंटोनिम्स के डाल रखे हैं। और देखना इडियम्स और फ्रेजल वर्ब के 2 से 3 क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है यार, 4, 3, 7 और 2, 9, लगभग 50% पोर्शन तो वोकैब ने कवर कर ही दिया। 50 से ज्यादा ही कर दिया बल्कि, क्योंकि किसी शिफ्ट में 5 भी दिखे, 4 भी दिखे, 3 भी दिखे, तो 20 में से 12 क्वेश्चन वोकैबुलरी कवर करेगी। इसका मीनिंग इस एग्जाम के लिए वोकैब को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वोकैबुलरी के क्वेश्चन भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर मैंने उठा रखे हैं, आप फील करना बिल्कुल बेसिक वाले हैं।
एसएससी के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब देखना 2-3 क्वेश्चन रीऑर्डर पैराग्राफ के मिलने वाले हैं। मैंने रीऑर्डर पैराग्राफ आपको बताया कि भाई क्या करना है, एक पैसेज दिया, उस पैसेज में से लाइंस को आगे पीछे कर दिया, आपने पढ़ना है और आपने एक ऑर्डर बनाना है। और फिर देखना कुछ क्वेश्चन आपको मिले हैं स्पेलिंग के, कुछ क्वेश्चन किसके मिले हैं, स्पेलिंग के। और इसमें जो स्पेलिंग है ना, जो प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिली, वो काफी आसान है। इस टेस्ट में जो स्पेलिंग्स हमें प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिली वो काफी आसान है, क्योंकि और एग्जाम्स में तो क्या है, एक वर्ड की 4 स्पेलिंग दे दी, यहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, तो एलिमिनेशन करना आसान हो गया। हो सकता है आप एक वर्ड की स्पेलिंग में डाउटफुल हैं, लेकिन उसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड की स्पेलिंग भी गलत है, तो अब वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको वो आंसर चूज करना है जहां पे सारी स्पेलिंग्स करेक्ट है। तो मैंने एक बार आपके साथ एमसीक्यू वाले पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लिया है, फिर मैं आपको एमसीक्यू वाला प्रीवियस ईयर भी दिखाऊंगा, सोल्व फटाफट करवाऊंगा कि कैसे एमसीक्यू वाला प्रीवियस ईयर पूछा गया था। उसके बाद में जो 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, फिर हम थोड़ी सी उसकी बात करेंगे, फिर मैं आपको वो भी समझाने वाला हूं। तो ये लो जी, अब मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक बार पैटर्न समझ लेते हैं क्या रहने वाला है। यार 30 नंबर की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मीनिंग ये है, जब आप अपने थॉट्स को लिखते हो, जब आप अपने आइडियाज को लिखते हो, इसको आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलते हैं। इसमें देखना यार, इसमें सिंपल सी तुम एक दो बातें समझने की कोशिश करना। इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 10 नंबर का एस्से रहने वाला है। 10 नंबर का क्या रहने वाला है बेटा, एस्से रहने वाला है। एस्से कितने टाइप का है, एस्से 4 टाइप के एस्सेज पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, 4 टाइप के एस्सेज पूछे गए हैं बेटा। हो सकता है कि आपसे कैसा एस्से पूछ लिया गया, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, हो सकता है आपसे कोई सोशल इशू पूछ लिया जाए। भाई सोशल इशू का क्या मतलब है, सोशल इशू का मतलब है कि आपसे एस्से पूछ लिया गया पॉवर्टी का, आपसे एस्से पूछ लिया गया सोशल मीडिया का, है ना। उसने हमसे एस्से दे दिया पॉवर्टी इन इंडिया, इसके बारे में लिखो। उसने हमें एस्से दे दिया यूज ऑफ सोशल मीडिया, इसके बारे में आपने एस्से लिखना है। यानी जो स्कूल लेवल का एस्से राइटिंग हम करते आ रहे थे, वैसा ही एस्से ही हमसे लिखने को कह रहा है। कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें हमसे कर नहीं रहा। तो पॉवर्टी के बारे में ऐसे बना दिया, सोशल मीडिया के बारे में ऐसे बना दिया, या फिर किसी और मुद्दे पे ऐसे बना दिया जो कोई सोशल मीडिया का इशू हो। जो किसका इशू हो जी, सोशल इशू हो, कोई सामाजिक मुद्दा हो। देखना अब यहां से आगे की हम बात समझते हैं। जैसे सोशल इशू के बारे में ऐसे आया, ऐसे ही बेटा हो सकता है कोई गवर्नमेंट की स्कीम आपसे पूछ ली जाए। यानी कोई गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर हमें ऐसे लिखना है। उसने हमें दे दिया क्या, उसने हमें दे दिया स्वच्छ भारत के ऊपर ऐसे लिखने को दे दिया। उसने हमें ऐसे लिखने को दे दिया डिजिटल इंडिया पे, कि आपको ऐसे किसके ऊपर लिखना है जी, डिजिटल इंडिया के ऊपर लिखना है। इस टाइप का भी आपको टॉपिक मिल सकता है। और इसके अलावा बेटा आपको कोई जनरल टॉपिक भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको जनरल टॉपिक भी देखने को मिल सकता है। जनरल टॉपिक का मीनिंग है बिल्कुल सिंपल सा एस्से। जैसे उसने बिल्कुल सिंपल सा एस्से आपको दे दिया, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। उसने बिल्कुल सिंपल सा एक एस्से दिया, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि ऐसे किस टाइप का आ रहा है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, 50 नंबर की इंग्लिश जो आ रही है, उस 50 नंबर की इंग्लिश में 20 नंबर की एमसीक्यू की तैयारी तो आप आज तक भी करते हुए आए हो। और उस 20 नंबर में ग्रामर की वेटेज कम है, ज्यादा वेटेज इस बार वोकेबलरी की है। अभी मैं प्रीवियस ईयर में दिखा भी दूंगा। फिर हम बात क्या कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं 30 नंबर की। 30 नंबर का मतलब है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक एस्से लिखना है। एस्से की टाइप होती है कि किस किस टाइप का एस्से मिल सकता है। कोई सोशल इशू मिल सकता है, कोई भी सामाजिक मुद्दा आपको दिया जा सकता है।
जैसे पॉवर्टी का उसने सामाजिक मुद्दा दे दिया, सोशल मीडिया का उसने सामाजिक इशू दे दिया, उसने आपको ऐसे दे दिया वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, उसने इशू दे दिया आपको क्या कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट पर क्या लिखो, ऐसे लिखो। या तो ऐसा कोई टॉपिक आ गया, या फिर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ गई, स्वच्छ भारत का ऐसे आ गया, डिजिटल इंडिया का ऐसे आ गया, या फिर बेटा कोई जनरल टॉपिक आपके पास आ गया। जनरल टॉपिक का मीनिंग है उसने दे दिया वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, उसने दे दिया आपके सामने इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस इन लाइफ। इस प्रकार का भी ऐसे देखने को मिलता है। और क्योंकि ये कोर्ट का एग्जाम है भाई, ये जो आपका एग्जाम है ये कोर्ट का एग्जाम है, तो आज तक तो ऐसा ऐसे नहीं आया, लेकिन हमें तैयार करना पड़ेगा। ऐसा ऐसे आ सकता है, कोर्ट रिलेटेड कोई टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। भाई कोर्ट रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। कोर्ट रिलेटेड कोई टॉपिक का मीनिंग क्या हुआ बेटा? कोर्ट रिलेटेड किसी टॉपिक का मीनिंग हो गया कि आपसे पूछ लिया गया सोशल जस्टिस, समाज में जस्टिस है या नहीं, रोल ऑफ जुडिशरी, कानून का समाज में क्या योगदान है, इस टाइप का ऐसे दे दिया। और आपको ऐसे से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की रिक्वायरमेंट है नहीं। क्यों नहीं है बेटा? उसने क्लियर कर रखा है कि सिर्फ 150 ही वर्ड लिखने हैं। या 150 वर्ड का कोई ऐसे होता है बताओ? स्कूल टाइम में 150 वर्ड का हम लोग लेटर लिखते थे, ये कह रहे 150 ही वर्ड का ऐसे लिखना है। तो बेटा 150 वर्ड का ऐसे लिखना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत सिंपली, बहुत इजीली आप ऐसे को लिख पाएंगे। ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं सिखाऊंगा कि कैसे लिख पाएंगे, क्या पैटर्न होगा, क्या तरीका होगा। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसे अगर आप लिखोगे ना, तो उस ऐसे में आप 3 पैराग्राफ बनाओगे। और मैं एक बात और बताता हूं, पेपर में आपको चॉइस मिलेगी। अभी मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाने वाला हूं बेटा, उसमें आपको चॉइस मिलने वाली है। यानी आप ये देखोगे पेपर में ऐसे में 3 से 4 टॉपिक है, उन 3 से 4 में से किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। तो यार 3 4 टॉपिक में से जब एक पे ऐसे लिखना है, तो ऐसे लिखना बहुत आसान है ना। तुम्हारी चॉइस का टॉपिक उठा लेना, जो तुम्हें आसान लगे तुम उस टॉपिक को उठा लेना। हेडेक लेने वाली कोई भी बात नहीं है बेटा। आप अपनी चॉइस का टॉपिक उठा लो, जो टॉपिक आपको आसान लगेगा। 4 टॉपिक होंगे, उनमें से कोई एक ऐसे लिख देना। और यहाँ ऐसे लिखते टाइम आपकी जनरल नॉलेज चेक नहीं हो रही। यानी हो सकता है ना, उसने आपको ऐसे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक दे दिया, है ना, हरियाणा में स्कीम चली थी भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ऐसे दे दिया, और 3 चॉइस और दे दी। अब हो सकता है किसी को इस मुद्दे की जानकारी ना हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या चीज है, उसको स्कीम नहीं पता, तो वो कोई और ऐसे लिख देगा। अब एग्जामिनर इस बात पे पनिश नहीं करेगा कि तुमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को क्यों नहीं लिखा, तुमने पोल्यूशन वाला ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने चॉइस दी है। आप चॉइस में से कोई भी एक उठाओ, और यहां पे आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करनी है। क्या आपके सेंटेंसेस एरर फ्री बन पाते हैं? क्या आप अपने थॉट्स को क्लैरिटी दे पाते हैं? आप क्लियरली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं क्या? यहां ये चीज एग्जामिनर चेक कर रहा है, इससे ज्यादा एग्जामिनर कुछ चेक नहीं कर रहा। अब देखो 150 वर्ड का ऐसे, उसमें भी तुम्हारे पास में चॉइस है। और बेटा 3 पैराग्राफ बना के हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो पैराग्राफ बनता है इंट्रोडक्शन का, एक पैराग्राफ बनता है बॉडी का, और एक पैराग्राफ बनता है कंक्लूजन का। देखो आज हम ऐसे लिखना नहीं सीख रहे। आज जो सिलेबस दिया है, जो टॉपिक दिया है, जो सिलेबस इन्होंने दिया है, या जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, आज हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा क्विकली आपको चीजें समझा रहा हूं। अदरवाइज ऐसे की ही 1 1 घंटे की कई क्लासेस हैं। यानी अगर आप 7 8 मेरे साथ ऐसे की क्लास कर लेते हैं, तो आपको ऐसे लिखना आ जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। उन 7 8 क्लास में फॉर्मेट कैसे यूज करना है, वोकेबलरी कौन सी यूज करनी है, आइडिया कैसे सोचना है, आइडिया को एक दूसरे से लिंक कैसे करना है, बेटा ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी मेरे द्वारा। तो आप टेंशन ना लें, आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो। डन है? तो देखना यार, जो इंट्रोडक्शन होता है ना, ये ऐसे का बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूं, कितना आसान है ये ऐसे लिखना। बेटा जो ऐसे हम लिखेंगे ना, उसमें हम 2 से 3 लाइनें लिखने वाले हैं।
2 to 3 लाइन्स हम लिखने वाले हैं। और अगर मैं आपसे वर्ड काउंट पूछूं ना, तो मैं 30 से 40 वर्ड्स ही लिखने वाला हूं, उससे ज्यादा वर्ड्स लिखने की नीड ही नहीं होती। फिर आप बॉडी लिखते हैं। बॉडी में क्या करना है बेटा, बॉडी में हम 4 से 6 लाइनें लिखते हैं। और जो बॉडी है ना आपकी, जो एस्से की बॉडी है ना राजा, वो इंट्रो से डबल दिखती है, यानी बॉडी में 70 to 80 वर्ड्स डाले जाएंगे बेटा। जो एस्से की बॉडी है वो डबल दिखेगी आपको इंट्रो से, यानी बॉडी में हम 70 से 80 वर्ड लिखेंगे। और फिर हम कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे। कंक्लूजन में हम 1 से 2 ही लाइनें लिखेंगे, या तो एक ही लाइन लिखेंगे या 2 लाइन लिखेंगे। और जो कंक्लूजन होगा ना, वो हमारा 10 से कितने वर्ड्स में होगा, 20 ही वर्ड्स में होगा। तो इतना आसान एस्से लिखना है हमें। अभी हम एस्से लिखना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि एस्से को लिखा कैसे जाता है। क्योंकि बच्चों को 20 नंबर के लिए टेंशन नहीं हो रही, बच्चा 30 नंबर के लिए पैनिक कर रहा है कि सर ये नया पूछ लिया, नया पूछ लिया। ये नया नहीं पूछा, ये इंग्लिश का ही पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम इसको बोलते हैं यार। 150 वर्ड का एस्से लिखना है। 4 टाइप के एस्से आ सकते हैं। कोई जनरल अवेयरनेस का टॉपिक आ सकता है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ सकती है, कोई सोशल इशू आ सकता है, कोई कोर्ट से रिलेटेड ऐसे आ सकता है। और चॉइस भी आनी है। तो चॉइस का मीनिंग क्या है, लगभग हर टाइप का एक आ जाएगा। कोर्ट से रिलेटेड वाला रेयर ही आएगा, आ सकता है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आया नहीं आज तक, तो पढ़ तो लेंगे। यानी बची हुई हर टाइप में से एक एक ऐसे निकलाएगा। पर्सनल ऐसे भी आ जाते हैं। पर्सनल ऐसे ऐसा भी आ जाता है, अ मेमोरेबल ट्रेन जर्नी, एक ट्रेन जर्नी के बारे में लिखो जो आपके लिए यादगार है। यानी यहां एग्जामिनर आपकी जनरल अवेयरनेस की नॉलेज चेक नहीं कर रहा, सिर्फ राइटिंग स्किल्स चेक करना चाह रहा है। 150 वर्ड में हमें ऐसे लिखना है। चॉइस हमें मिलेगी। हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे। पहला पैराग्राफ हम इंट्रो का बनाएंगे, दूसरा पैराग्राफ हम बॉडी का बनाएंगे, फिर हम कंक्लूजन का पैराग्राफ बनाने वाले हैं। इंट्रो में हम 2 या 3 ही लाइन लिखेंगे, बॉडी में हम 4 से 6 लाइनें लिखेंगे, 6 लाइनें जनरली हम लिखने वाले हैं। कंक्लूजन में हम 1 या 2 लाइन लिखेंगे। इंट्रो में 30 से 40 वर्ड लिखवाऊंगा, बॉडी में 70 से 80 वर्ड, और कंक्लूजन में 10 से 20 ही वर्ड लिखवाए जाएंगे। इनके अंदर भी फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखना है कोई मुश्किल बात है। बेटा ये सारी बातें डीपली भी आपको बताऊंगा। इंट्रो के अंदर भी लाइनें फिक्स होती है कि इंट्रो के अंदर 2 लाइनें लिखनी है, तो कौन सी 2 लाइनें लिखनी है। बॉडी के अंदर अगर आपको 6 लाइनें या 4 लाइनें लिखनी है, तो आप कौन सी उन 4 लाइनों को लिखने वाले हो। एक एक चीज फिक्स है, एक पैटर्न है। भाई तुमने पहले नहीं किया तो तुम्हारे लिए चीज नई तो हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि चीज मुश्किल है, क्योंकि आज से पहले भी बच्चे करते आए हैं, अब भी बच्चे करेंगे। कंक्लूजन में 1 या 2 लाइनें लिखनी है, तो वो बताया जाएगा कि भाई कौन सी 2 लाइनें लिखनी चाहिए। तो जब मैं आपको ऐसे लिखने सिखाऊंगा ना, या मैं ऐसे का फॉर्मेट डीप में पढ़ाऊंगा, तब मैं सारी बातें क्लियर करूंगा। आज तो बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है, और प्रीवियस ईयर में जो 20 नंबर के एमसीक्यू आए थे उनको कैसे करना है। एस्से का फॉर्मेट भी सिखाया जाएगा, एस्से लिख के भी दिखाए जाएंगे। आप जो एस्से लिखोगे, आप उन एस्सेज की फोटो भेजोगे, तो उनमें से कुछ 5-10 एस्से मैं उठाऊंगा, और मैं उन एस्से को स्क्रीन पे डिस्प्ले करके बताऊंगा कि देखो इस बच्चे का एस्से ठीक है, इसकी ये कमियां हैं, इस बच्चे की गलतियां हैं, इसको यहाँ काम करना है, ताकि आपको एस्से लिखना आ जाए। ये कोई समस्या नहीं है, ये आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जा रही हैं, क्योंकि आप कोर्ट में बैठ के क्लर्क बन रहे हो, और एक ड्राफ्टिंग की जॉब रहने वाली है। आपको लेटर्स एसेज भेजने पड़ेंगे बकायदा, इसीलिए ये चेक किया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं एस्से के बारे में थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बनी होगी बेटा। मैंने यही बोला, 4 से 5 टॉपिक एस्से के मिलते हैं, जिसमें से कोई एक टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना होता है। इन द सेम वे लेटर में भी 3 तो रेयर ही मिलेंगी। लेटर में आपको 2 चॉइस मिलेंगी, यानी 2 लेटर मिलेंगे, उन दोनों में से कोई एक लेटर आपको लिखना होगा। अब लेटर क्या है बेटा, लेटर हम स्कूल डेज से ही तो लिखते हुए आ रहे हैं। हर चीज का सिलेबस है, जिस चीज का सिलेबस होता है ना, वो चीज तो आसान होती है। एमसीक्यू में अगर मैं बात करूं, आप किसी नॉर्मल एग्जाम में जा रहे हो, जीके जीएस है, तो उसका कोई सिलेबस ही नहीं है, पता नहीं क्या पूछ ले। इसका तो एक सिलेबस है कि लेटर 3 ही टाइप के हैं, ऐसे की 4 ही टाइप है। तो जिस चीज का सिलेबस है, वो चीज हमेशा ही आसान है, क्योंकि उस चीज को कर पाना आसान है।
डन है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप देखो लेटर की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तीन टाइप होती है लेटर की। एक टाइप होती है लेटर में फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर कौन सा होता है? ये फॉर्मल लेटर वो होता है जहां हम किसी को कोई कंप्लेन करते हैं। आपने एक एयरलाइन से ट्रेवल किया और आपको एयरलाइन के स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, अब वहां कंप्लेन कर रहे हो, ये फॉर्मल लेटर है। या फिर भाई हम क्या करते हैं, हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हम कोई साधारण सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी गली में अंधेरा रहता है, तो हम म्युनिसिपैलिटी को एक लेटर लिख रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करवा दो, स्ट्रीट लाइट्स को लगवा दो, ताकि यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं रात के समय, वो रुक जाए। ये काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है। या फिर बेटा हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर के एडिटर को भी लेटर लिखते हैं। हम न्यूज़पेपर के एडिटर को सोशल इश्यूज पे लेटर लिखते हैं कि वाटर कंजर्वेशन कितना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना कितना जरूरी है, जो स्ट्रे डॉग्स है हमारी सिटी में उन्होंने कितना आतंक मचाया हुआ है। तो फॉर्मल लेटर की तीन चार सब टाइप्स हो सकती हैं। आप कोई कंप्लेन कर रहे हो, आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप एडिटर को कोई लेटर लिख रहे हो। इन द सेम वे बच्चों आराम से समझो, जैसे फॉर्मल लेटर है ना, ऐसे ही आपके पास में एक और टाइप आती है बिजनेस लेटर्स की। देखो आपके एग्जाम में 90% चॉइस मिलती है दो लेटर्स में से, और 90% उनमें फॉर्मल लेटर ही मिलता है। क्योंकि एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करके जिस जॉब में जाओगे, क्या आप उस जॉब के योग्य हैं, क्या आप वहां काम कर पाओगे, इसलिए आपका एग्जाम लिया जा रहा है। तो आप एग्जाम क्वालिफाई करके कोर्ट में क्लर्क बनेंगे, ये एक प्रोफेशनल जॉब है, फॉर्मल सेटअप की जॉब है। तो 99% आपके पेपर में लेटर फॉर्मल ही आने वाला है। और लेटर और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि देखो एस्से और लेटर में कुछ लाइनें फिक्स है कि ये लाइन हर एस्से में चिपकाई जा सकती है, ये लाइन हर लेटर में चिपकाई जा सकती है। जैसे मैंने पीछे एस्से का फॉर्मेट बताया कि 3 पैराग्राफ लिखो, ऐसे ही लेटर का भी फॉर्मेट है। और लेटर में तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी फिक्स हैं। लेटर की इन्होंने कोई वर्ड लिमिट नहीं बताई है कि किस लिमिट का लेटर लिखना है, क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे हमसे 150 वर्ड का लिखवा रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं लेटर हम 100 से 120 की रेंज पे रखने वाले हैं। बेटा जो ऐसे होता है वो लेटर से बड़ा होता है। तो आमतौर पे तो क्या होता है कि ऐसे जो होता है वो 250 वर्ड का होता है और लेटर 150 वर्ड का होता है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने लेटर की लिमिट दी नहीं और ऐसे को 150 पे सेट कर दिया कि 150 तक वर्ड लिखो। तो भाई साहब ऐसे में 150 है तो लेटर उससे छोटा रखेंगे, 100 110 की लेंथ आपा रखने वाले हैं, 120 की लेंथ रखने वाले हैं। ऐसे ही लिखा जाता है। 2022 में भी ये बैच मैंने लिया था, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे मैंने बैच लिया था, तब भी बच्चों ने इसी लेंथ पे लेटर लिखा था, सिलेक्शन भी हुआ था। अरे यार 60 पता नहीं 65 नंबर पे तो टॉपर की लिस्ट आ गई थी। यानी अगर इंग्लिश ढंग से कर ली जाए ना, जीके जीएस ठीक ठाक सी कर लें और इंग्लिश ढंग से कर लें, तो जॉब निकाली जा सकती है। पिछली साल 2022 में पिछली बार जब पेपर हुआ था, तो शायद 60 65 टॉपर की लिस्ट थी, कुछ ऐसी लिस्ट लगी थी। तो कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। अब फॉर्मल लेटर कैसे कैसे होते हैं मैंने बताया। इन द सेम वे बिजनेस लेटर्स भी होते हैं। बिजनेस लेटर का क्या मीनिंग होता है? बिजनेस लेटर का मीनिंग होता है कि आप कोई ऑर्डर डाल रहे हो, आप कोई चीज की जानकारी ले रहे हो, आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो, या फिर आप किसी लेटर का क्या कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो। बेटा मान लो आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आप एक इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब करते हो, जो कंपनी क्या करती है, हाउसेज में इलेक्ट्रिक कनेक्शन सप्लाई करवाती है। उस कंपनी को वायर चाहिए, आप उस कंपनी में एक रैंक पे हैं और एक और कंपनी है जो वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब आपको उस कंपनी को लेटर लिखना है, उससे कोटेशंस मांगनी है। इस टाइप का लेटर हो गया, इसमें आपने कोई इंक्वायरी कर ली। आपकी कंपनी ने वायर्स भेजी किसी और जगह पे, किसी और कंपनी को भेजी, वो वायर्स अभी पहुंची नहीं। ट्रक जिस ट्रक में भेजी गई थी वो ट्रक खराब हो गया, तो जो डिलीवरी है वो एक्सपेक्टेड है कि 2 दिन की डिले हो जाएगी। अब आप लेटर लिख रहे हो, उस कंपनी वाले को इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई ये इशू हो गया, 2 दिन बाद तेरे को पहुंचेगी। इस टाइप के बिजनेस लेटर्स होते हैं। रिप्लाई कर रहे हो, कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो, कोई इंक्वायरी कर रहे हो, इस टाइप का बिजनेस लेटर होता है। पेपर में 99% फॉर्मल लेटर ही आएगा। बिजनेस लेटर देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है इसके। इसके चांसेस हैं, भरपूर चांसेस है। देखो सिलेबस के हिसाब से तो अपन ने तीनों टाइप पढ़नी है, 3 टाइप है, लेकिन रियलिटी ये है कि लेटर में एक ही टाइप आती है।
2022 में भी यही थी, फॉर्मल लेटर ही आया था, 2017 में भी यही आया था, यही आना है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, एचएसएससी है, क्या पता लगे बिजनेस लेटर आ जाए। आप ये थोड़ी कह सकते हो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आपने नहीं किया वो आपकी गलती, सिलेबस का तो पार्ट है। अब देखना, फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, इन द सेम वे मैं आपके पास जाऊं ना तो एक इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर तो रेयर है, आज तक किसी पेपर में देखने को नहीं मिला गया, आज तक किसी स्टेट एग्जाम में पेपर में ये देखने को नहीं मिला। हाँ, सीजीएल पूछ लेता था अपने टाइम पे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसे होते हैं? इनफॉर्मल लेटर होते हैं कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आपका एक दोस्त है जो किसी दूसरी स्टेट में रहता है, आप उसे आपके बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हो कि आजा मेरे घर आ, मैं तेरे को मेरा घर और मेरा शहर एक्सप्लोर करवाता हूँ। या फिर क्या है, मान लो आपने अभी अभी कोई चीज एक्सपीरियंस की, आपके कॉलेज की ट्रिप गई थी ऑस्ट्रेलिया, आप उस ट्रिप का हिस्सा थे, 7 दिन आप ऑस्ट्रेलिया रह के आए हैं, अब आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिख के क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ऐसा लेटर हो सकता है। या फिर हो सकता है दोस्त ने आपको अपने पिताजी की रिटायरमेंट पार्टी पे बुलाया है, आप जा नहीं सकते किसी कारण से, इसलिए अब आप लेटर लिख के उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इस टाइप का भी लेटर देखने को मिल सकता है। डन है। तो लेटर का भी एक फॉर्मेट है, देखो हर टाइप के लेटर का एक फॉर्मेट है। आज के सेशन में हम ऐसे लेटर लिखना नहीं सीख रहे हैं, आज के सेशन में हम सिलेबस और स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि क्या सिलेबस है और क्या स्ट्रेटेजी है, आज हम इन बातों पे जोर लगा रहे हैं, हम लेटर लिखना सीख नहीं रहे आज। प्रेसी की अगर मैं बात करूं ना, तो प्रेसी में क्या होता है बेटा, प्रेसी में क्या होता है, प्रेसी में एक पैराग्राफ मिलता है, आपको उस पैराग्राफ की समरी बनानी होती है। जनरली आपको 80 से 90 वर्ड का एक पैराग्राफ मिलता है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हो और एक ही पैराग्राफ में उसकी समरी बना देते हो, और उसकी जो लेंथ होती है रियल पैसेज की 1/3 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर बता दूं ना आपको प्रेसी में क्या रहने वाला है, तो यार प्रेसी में तुम्हें एक पैसेज मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज है, ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ 90 टू 100 वर्ड्स की होने वाली है। आप इसे क्या करोगे, आप इसको रीड करोगे, और रीड करने के बाद आप एक क्या तैयार करने वाले हो, समरी तैयार करने वाले हो, जिसको आप अपने शब्दों में लिखने वाले हैं। आप एक समरी तैयार करेंगे बेटा, जिसको आप अपने शब्दों में लिखने वाले हैं, हम अपने शब्दों में इस समरी को बयां कर देंगे। और इसकी जो लेंथ है ओरिजिनल पैसेज की 1/3 होती है। यानी जैसे एस्से में मैंने वर्ड्स बता दिए 150 वर्ड, लेटर में मैंने 100 से 110 वर्ड कह दिए, प्रेसी में जो पैसेज दिया होगा उसमें अगर 100 वर्ड है तो 30 वर्ड में लिख देना। यानी या तो जमा ही आसान है यार, जैसे एस्से का इंट्रो तुम 30-40 वर्ड में लिखते हो, तो इसमें टोटल 30-40 वर्ड, यानी समझ लो इंट्रो इंट्रो ही लिखना है, ये तो इतनी आसान है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रांसलेशंस कह रखी है। जनरली क्या होता है, एक पैराग्राफ मिलता है, एक पैराग्राफ मिलता है सोशल इशू से रिलेटेड। भाई जनरली पैराग्राफ कैसा मिलता है, पैराग्राफ सोशल इशू से रिलेटेड मिल जाता है। टीचर्स के बारे में पैराग्राफ है कि अध्यापक का क्या कर्तव्य है, अध्यापक और छात्र के बीच में किस प्रकार का संबंध है, अध्यापक माता पिता की तरह छात्र का ध्यान रखता है, उसे शिक्षित करता है, अध्यापक का मकसद ना सिर्फ उसको शिक्षा देना है बल्कि उसे समाज का एक अच्छा नागरिक बनाना है। ऐसी 7-8 लाइनें उनको ट्रांसलेट करना है, हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 30 नंबर है ना बेटा, ये आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करने के लिए रखे गए हैं कि आप राइटिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज ना आना बुरी बात नहीं है, उस चीज को ना सीखना बुरी बात है। नहीं कर पा रहे तो हम सीख लेंगे, सीखने के बाद हम कर लेंगे, क्या बड़ी बात होगी। तो कोई चीज ना आना कोई बिग डील नहीं है, लेकिन उसे ना सीखना बुरी बात होती है, तो हम सीखेंगे, हम सीख लेंगे इन बातों को। इनमें हर चीज की अलग अलग क्लास होगी, हर चीज को अलग अलग तरीके से पैटर्न से समझा जाएगा। आ जाओ जी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब देखना, ये एक बार मैंने सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया, और आप देखो ना 50 में से यार 30 नंबर का ये है, इसका मतलब क्या है, लगभग लगभग इंग्लिश का 60% किसके ऊपर है, राइटिंग स्किल्स के तो ऊपर है, 60% की है राइटिंग स्किल्स। सीख लेंगे, क्या बात होगी।
अब मैं एक बार वो एमसीक्यू दिखाता हूं जो आपको आते हैं, जो प्रीवियस ईयर 2022 में एमसीक्यू आए। थोड़ा सा क्विकली हम इनको कवर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं पेपर कि एमसीक्यू का क्या लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसी वोकैबुलरी है। आप क्वेश्चन देखना, एक बार फटाफट आंसर देना, फिर मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूं और मैं एक गिलास पानी पीता हूं। ये लो जी, 20 नंबर के एमसीक्यूज है। बेटा पहला क्वेश्चन सिनोनिम का है। सिनोनियम्स नहीं बोलते, ओ साइलेंट होता है। पहला क्वेश्चन सिनोनिम का है। हर एग्जाम में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। इसमें 5 से 6 पूछे गए थे। आ जाओ मैं समझा देता हूं। पहला वर्ड है टर्निश। पहला वर्ड क्या है? टर्निश। इसको याद रखो, इसको ऐसे याद रखो। एक गदर मूवी आई थी। गदर मूवी में सनी देओल भाई साहब थे और उनका जो कैरेक्टर था उसका नाम था तारा सिंह। तो मैंने ऐसे याद किया कि वो बॉर्डर पार कर जाता है और उसकी थोड़ी सी ज्यादा ही फेमस हो जाता है। बल्कि फेमस क्या, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि बिना कागजों के बॉर्डर पे घुस गया, पार कर गया, और लोग उसको आतंकवादी तक करार कर देते हैं। तो मैंने ट्रिक क्या बना रखी है इस वर्ड की? मैंने ट्रिक बना रखी है कि तारा सिंह इश्क के चक्कर में बदनामी करवा बैठा। बेटा वर्ड है टर्निश। टर्निश की ट्रिक है कि तारा सिंह इश्क के चक्कर में बदनामी करवा बैठा। तो इसका मीनिंग ही होता है बदनामी होना। अब आओ थोड़ा सा आगे चढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्लैरिफाई का तो मीनिंग होता है कोई चीज क्लियर कर देना। ब्राइटन का मीनिंग होता है किसी चीज में चमक आ जाना और ज्यादा चमकना। रेक्टिफाई का मीनिंग होता है किसी चीज को करेक्ट कर देना। तो करेक्ट नहीं कर रहा, बदनामी की है। अब आप देखना, फेम का मीनिंग होता है फेमस, यानी कोई अच्छी चीज के लिए जाना जाता है। और डिफेम का मतलब है नेगेटिव, यानी कोई नेगेटिव चीज के लिए जाना जाए, किसी को बदनाम करना। तो टर्निश का एग्जैक्ट सिनोनिम बनेगा डिफेम। वर्ड्स आपने पहले भी पढ़े हैं, मैं एक बार फिर क्विकली आपको वर्ड्स पढ़वा रहा हूं, ठीक है? वर्ड्स इजी इजी से हैं, कोई मुश्किल वर्ड है नहीं। मैं आंसर समझा भी रहा हूं और मैं ट्रिक के साथ याद भी करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, सिनोनिम आपने फाइंड आउट करना है। बेटा वर्ड है आपके पास कंपेल। कंपेल एक वर्ब है। वर्ड है कंपेल और कंपेल एक वर्ब है। आप याद रखना, कंपेल का मीनिंग है, कंपेल से वर्ड बना है कंपल्सरी। कंपेल इज अ वर्ब। इस वर्ब से वर्ड क्या निकल कर आ रहा है? कंपल्सरी। तो कंपल्सरी का मीनिंग क्या है? जो चीज करनी ही पड़ेगी, जिस चीज में छूट नहीं मिल सकती, वो चीज करनी ही है। यानी कंपेल का मीनिंग होता है किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए। कंपल्सरी से राइम बना लेना। कंपल्सरी एक एडजेक्टिव है, कंपल्शन एक नाउन है और कंपेल एक वर्ब है। ऐसे वर्ड समझना चाहिए, राइटिंग स्किल्स में मदद मिलती है। कंपल्सरी एक एडजेक्टिव है, कंपल्शन एक नाउन है और कंपेल एक वर्ब है। किसी को मजबूर करना। देखना, फाइंड का मीनिंग होता है ढूंढना, डिनाई का मीनिंग है मना करना, हॉल्ट का मीनिंग है रुक जाना। आपने पढ़ा होगा ना, मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रेन 2 घंटे चली फिर आधा घंटा हॉल्ट हो गई, वो भी मीनिंग नहीं है। अर्ज आपने सुना है, अर्ज का मीनिंग होता है विनती, यानी किसी से कहा जा रहा है कि इस काम को कर ले। इसको सिंपल याद रख लो। जैसे आपा एक आरती गाते हैं, हे प्रभु सुन लो अर्ज हमारी। हे प्रभु सुन लो अर्ज हमारी, तो हम प्रभु से अर्ज कर रहे हैं कि सुन लो जी। तो इसका आंसर यही होना चाहिए, देख लो, सी ही इसका आंसर है। अगला वर्ड है बेटा ब्रीच। अगला वर्ड क्या है? ब्रीच। बहुत ही कॉमन वर्ड है। ब्रीच का मीनिंग होता है किसी चीज में दरार आ जाना। ब्रीच का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज में क्या आ जाना? दरार आ जाना, ठीक है? तो देखना, शी शोर तो होता है सी का किनारा ना। एक्सेस का मीनिंग होता है किसी चीज पे आपकी एंट्री। कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट पे वायरस का रिस्क होता है, तो हमारा गूगल दिखाता है एक्सेस डिनाइड, कि एक्सेस नहीं दी जा रही। तो वैसा भी मीनिंग नहीं है। पैसेज, पैसेज आपको पता है, पैराग्राफ टाइप या पैसेज कोई रास्ता हो सकता है। हम कहते हैं बड़ा ही नैरो सा पैसेज है, छोटा सा रास्ता है। या होता है वॉयलेशन। तो ब्रीच का मीनिंग काइंड ऑफ है वॉयलेशन या दरार। जैसे ब्रीच इन प्राइवेसी, किसी की निजता में, किसी की पर्सनल लाइफ में, प्राइवेसी में हनन कर दिया, उसको आप ब्रीच इन प्राइवेसी बोलते हैं। तो ब्रीच का सिनोनिम वॉयलेशन ही बनने वाला है। डन है? क्लियर है बातें मेरी? नेक्स्ट वर्ड आ गया जी नेगोशिएट। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया जी? नेगोशिएट। बताओ आप जल्दी से, नेगोशिएट का मीनिंग आप सोचो और बताओ।
एक वर्ड के एक से ज्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं, हो सकता है मैं आपको मीनिंग बताऊं और आपको मैंने तो ये वाला मीनिंग याद कर रखा है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने उसका दूसरा मीनिंग याद कर रखा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो जी, नेगोशिएट है ना, नेगोशिएट एक वर्ब है। नेगोशिएट का मीनिंग है मोल भाव सा करना ताकि एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाए। जैसे एक बिजनेस में दो पार्टीज हैं तो दोनों पार्टीज एक दूसरे से नेगोशिएट करती है। एक पार्टी कहती है हमें ये दे दो, तुम इस चीज को ले लो, इस चीज को अपन नेगोशिएट बोलते हैं। अब बेटा समझना क्या बातें हैं। एक वर्ड है एसेंचुएट, एसेंचुएट को याद रखना। एक बच्चा इंग्लिश बोलता है और एक एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलता है, तो जो एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलेगा वो भीड़ में हाईलाइट हो जाएगा, नोटिस हो जाएगा। तो एसेंचुएट का तो मीनिंग ये हाईलाइट होना, नोटिस हो जाना। बाइफरकेट का मीनिंग होता है टुकड़े हो जाना, डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना। ऐसे ही एक वर्ड आता है मीडिएट, मीडिएट का मीनिंग है मीडियोकर यानी बीच में तालमेल बनाना। और एक वर्ड है एड्यूलेट, एड्यूलेट को याद रख लो, कह दो आज मेरा, आज बंदा एक दूल्हा बना है तो आज उसकी तारीफ होगी। दोस्त एक दूसरे की अक्सर इंसल्ट करते हैं लेकिन एक दूसरे की शादी में जाते तो कहते हैं आज नहीं बेइज्जती करनी, आज ये दूल्हा बना है, आज इसकी तारीफ करनी है। एड्यूलेट का मीनिंग होता है तारीफ करना, प्रेज करना। यहां सिनोनिम बनने वाला है मीडिएट। डन है जी, यहां सिनोनिम बनेगा बिल्कुल मीडिएट। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका किंडल। बेटा तुमने सुना होगा ना, स्कूल में एक क्लास होती है केजी, आपने उसकी फुल फॉर्म पढ़ी है किंडल गार्टन। स्कूल में एक क्लास होती है केजी, उसको बोलते हैं किंडल गार्टन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है, किंडल का मीनिंग है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज को जगा देना है, शुरू कर देना, किंडल का वो मीनिंग होता है। तो देखना किंडल गार्टन में बच्चे की लर्निंग की स्टार्टिंग होती है, उसके अंदर लर्निंग जगा दी जाती है। अब देखना समझना आप। एक वर्ड है इमर्स, इमर्स का तो मीनिंग होता है किसी चीज में डूब जाना, गहन गहराई तक पहुंच जाना। नॉलेज के मामले में किंडल में गहराई तक नहीं पहुंची, स्टार्टिंग हुई है। इग्नाइट ही सिनोनिम है। इग्नाइट का मीनिंग होता है क्या करना, इग्नाइट का मीनिंग होता है जगा देना, कोई चीज स्टार्ट कर देना, कोई चिंगारी जगा देना, ऐसे। इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा होगा आपने साइंस में। ऐसे ही वर्ड आता है फोंडल, फोंडल का मीनिंग होता है प्यार से सहलाना, फोंडल का मीनिंग होता है प्यार से सहलाना। एक वर्ड होता है स्मोथर, स्मोथर का मीनिंग होता है कवर कर लेना। मैंने ऐसे याद रखा, एक समीर नाम का बच्चा सोते टाइम, छोटा बच्चा है, अपनी मम्मी के ऊपर सो जाता है, अपनी मम्मी को पूरा कवर कर देता है, तो वर्ड बन गया स्मोथर। तो यार इसका आंसर इग्नाइट होना चाहिए। नॉर्मल से सिनोनिम है, कोई हाई फाई सिनोनिम नहीं है, आप पढ़ते हुए आए हैं वही सिनोनिम्स दे रखे हैं। क्वेश्चन देखना, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ रहा है और प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ रहा है। मैंने बोला था ग्रामर में प्रेपोजिशन के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ये ग्रामर में प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है। आई एम गिविंग दिस डिसीजन डैश माय जुडिशियल कैपेसिटी, कह रहा है मैं ये डिसीजन दे रहा हूं मेरी जुडिशियल कैपेसिटी में। बेटा आप एक बात समझो ना, जैसे एक एसडीएम है तो एसडीएम साहब क्या कर सकते हैं, इस जिले के अंदर फैसले दे सकते हैं, ये इनकी जुडिशियल कैपेसिटी है, इस जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर ही फैसले दिए जा सकते हैं। तो इसने बोला है ना इन माय जुडिशियल कैपेसिटी, इसके साथ इन वर्ड आना चाहिए कि मैं ये फैसला कैसे दे रहा हूं, मेरी जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर, मेरे अधिकारों के अंदर रहते हुए मैं फैसला दे रहा हूं। तो यहां फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर था, प्रेपोजिशन का ही एरर था, फिक्स्ड प्रेपोजिशन तो नहीं, इन आना चाहिए। आई एम गिविंग दिस डिसीजन इन माय जुडिशियल कैपेसिटी। आगे देखना, शी हैज अ पैशन, अरे एक मिनट, शी हैज अ पैशन डैश रीडिंग नॉवल। बेटा ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, आप इस बात को समझना, पैशन फॉर यूज होता है। क्या यूज होता है? पैशन फॉर। फिक्स्ड प्रेपोजिशन कोई लॉजिक नहीं, कुछ 50-60 फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, उनको पढ़ो और डायरेक्टली क्वेश्चन लगाओ। यहां आती है, इस पेपर में फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखना, व्हेन ही ज्वाइंड कॉलेज ही रेवेल्ड हिज न्यू फाउंड फ्रीडम। जब वो कॉलेज में गया तब उसने रेवल किया। रेवल का मीनिंग होता है इंजॉय करना। अब ये अगेन वोकेबलरी बेस्ड हो गया, और ये समझो रेवल एक वर्ब है और रेवल के साथ इन यूज होता है। रेवल इन समथिंग, किसी चीज में खो जाना, किसी चीज का लुफ्त उठाना। तो वो कॉलेज गया और उसने क्या इंजॉय किया? व्हेन ही ज्वाइंड कॉलेज ही रेवल्ड इन हिज न्यू फाउंड फ्रीडम। तो ए आंसर हो, रेवल इन हो, फिक्स प्रेपोजिशन का आंसर है। आप देख पा रहे हो एमसीक्यूज में ग्रामर की वेटेज कितनी कम है। पहले सिनोनिम्स आ लिए, फिर फ्रेजल वर्ब्स पे क्वेश्चन और फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हमसे नहीं पूछ रहा। ये लो जी, नेक्स्ट पे आओ। अब बेटा पैराजंबल का क्वेश्चन है, यानी एक पैराग्राफ बनाया था, कुछ लाइनें दी हैं और आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है।
देखो, मीनिंगफुल पैराग्राफ कैसे बना पाओगे? मीनिंगफुल पैराग्राफ तब बना पाओगे जब आप ऐसी लाइनों को ढूंढोगे जो लाइनें इंडिपेंडेंट है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती मीनिंग जनरेट करने में। ठीक है जी। आप कब बना पाओगे भाई? आप कब बना पाओगे? जब ऐसी लाइनों को ढूंढोगे जो लाइनें इंडिपेंडेंट है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। देखियो, पहले कह रहे हिज सन औरंगजेब। बेटा यहां एक प्रोनाउन दिख गया हिज सन, तो तुम्हें क्या पता कौन सा सन है ये, किसका सन? हिज सन औरंगजेब, किसका सन था? औरंगजेब। हिज किसके लिए यूज हुआ ये बात पता ही नहीं, इसका मतलब ये लाइन शुरुआत में नहीं आ सकती, क्योंकि मीनिंग बताने के लिए किसी के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। इसको काट दिया। ऑप्शंस को भी देखो, सी डी यानी स्टार्टिंग सी या डी से ही होनी है। अब देखना, कह रहा है जानरा बेगम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां, यानी ये बड़ी बेटी थी शाहजहां की, ये शाहजहां की बेटी की बात हो रही है। तो देखो एक ऑर्डर तो समझो, डिड नॉट लीव हर फादर एंड वेंट टू जेल अलोंग विद हिम। उसने अपने पापा को छोड़ा नहीं, तो कहां पे नहीं छोड़ा, पापा को मालूम ही नहीं। यानी ये लाइन भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लाइन किसी पे मीनिंग डाल रही है। ये लाइन का प्रॉपर मीनिंग तब आएगा जब ये लाइन को कोई और अच्छी लाइन मिलेगी। और यहाँ शी की बात होगी। अब मेरे को पता है यार, शी की बात होगी, शी इसके लिए यूज हो रखा होगा। पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो मेरे को एक बात और पता लगी, पहले सी आएगा फिर बी आना होगा। पहले सी और बी वो सब जगह ही पेयर है। अब मैं एक बार ढूंढता हूं। कह रहा है वन डे द ओल्ड एम्पर शाहजहां बिकेम इल। एक दिन बूढ़े राजा जो शाहजहां थे वो बीमार हो गए। ठीक है जी। शाहजहां बीमार हुआ तो उसके बेटे ने क्या किया? उसका बेटा है औरंगजेब, जो हमेशा से राजा बनना चाहता था, उसने अपने बापू को जेल में डाल दिया। तो देखना यही तो कहानी बन रही है। शाहजहां बीमार हुआ, लड़के ने जेल में डाला, लेकिन शाहजहां की जो बड़ी बेटी थी जानरा बेगम, इसने अकेला नहीं छोड़ा और बापू के साथ कहाँ चली गई? जेल में चली गई। और उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं मेरे बापू की पीड़ाओं को समझूंगी और मैं उसका साथ निभाऊंगी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो यही आंसर बनना चाहिए, DACB। आंसर क्या बने? DACB। आसानी है, मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर भी एक क्लास मिलेगी, पैराजंबल्स कैसे किए जाएं, कैसे आप सेंटेंसेस को पहचान पाएं, बहुत इजी है वो क्लास। तो क्लास देखोगे तो चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। आज मैं थोड़ा सा स्पीडली चीजें कवर करवा रहा हूँ, थोड़ी सी स्पीड में मैं आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम टाइम को हम यूज कर पाए। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज। बेटा दिस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये शुरुआत में नहीं आ सकता। हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है। वी रिगार्ड देम, बेटा ये भी शुरुआत में नहीं आ सकता, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग ढूंढनी होती है पैराजंबल्स में। तो ना ये स्टार्टिंग में आ सकता, ना ये स्टार्टिंग में आ सकता। वी हैव बीन ब्रॉट अप टू फियर ऑफ इंसेक्ट्स, मैन कॉन्टिन्यूसली वेजेस वॉर ऑन देम। हो गया। यहां भी हम देम को नहीं जानते। सी सेंटेंस इंडिपेंडेंट है जो स्टार्टिंग में आ सकता है, तो ये दो ऑप्शन काट दो, इनसे ही आंसर बनने वाला है। अब आप पढ़ के देखते हैं वन बाय वन। कह रहे वी हैव बीन ब्रॉट अप टू फियर इंसेक्ट्स, कह रहे हैं हमें शुरुआत से ही इंसेक्ट्स का डर है। हम उन्हें अननेसेसरी क्रिएचर समझते हैं, क्योंकि वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अच्छे होने की तुलना में, अच्छाई की तुलना में उनके नुकसान ज्यादा है। तो सी भी तो बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि जो मैन है ना, वो लगातार उनके खिलाफ एक वॉर छेड़ता हुआ है। क्यों वॉर छेड़ता हुआ है? इसका कारण है दिस इज प्राइमरली। अब लिंक हो गया। क्या कारण है कि मैन उनके खिलाफ एक वॉर छेड़ता हुआ है? क्योंकि वे हमारे खाने को दूषित करते हैं। तो भाई साहब इसमें तो यही आंसर बनना चाहिए, CBDA। CBDA। तो कुछ क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के देखे, अब कुछ क्वेश्चंस फिलर्स के देखे, फिर पैराजंबल देखा। ये 20 नंबर के MCQ की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं इडियम की। देखना, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर, आप याद रख लो, अगले ने सॉरी मांग ली। सॉरी मांग ली मतलब अगला कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाया। तो कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग होता है एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करना, एक एक अच्छी छवि ना छोड़ पाना, ये मीनिंग होता है। ठीक है, इजी सा है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, आप ऐसे याद रखो, कोई सरफेस कितना भी रफ हो, अगर हम उसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है कि हम उसे क्या कर लें? स्मूथ कर लें। तो पुट पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मीनिंग है किसी रफ सरफेस को स्मूथ करने की कोशिश करना, यानी किसी बुरी परिस्थिति को आसान बनाने की कोशिश करना। तो ये रहा यार, टू पैसिफाई अ सिचुएशन। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ।
कॉल टू अकाउंट, अकाउंट का मीनिंग ये जिम्मेवारी तय करना। कॉल टू अकाउंटेबिलिटी यानी किसी की क्या तय कर देना, जिम्मेवारी तय कर देना। तो इसका मीनिंग है किसी से एक्सप्लेनेशन मांगना। कह रहा है उसको बुलाओ और पूछो ऐसा क्यों किया, यानी उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही तय करनी है। अब स्पेलिंग का एरर छांटना है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें स्पेलिंग सही हो। मैंने क्या देखा, मैंने देखा ट्रेजिडी में ए नहीं आता, ये स्पेलिंग गलत होगी। मैंने देखा विक्टिम्स में ई नहीं आता, ये स्पेलिंग भी गलत होगी। मैंने देखा ट्रेजिडी में ई आता है, ई लगाया नहीं, गलत हो गया, एक ही आंसर बच गया। द विक्टिम्स ऑफ द ट्रेजिडी वर एडिक्वेटली कंपनसेटेड। ये आसान है। ये आसान क्यों है? क्योंकि एक लाइन में कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे वर्ड्स है, तो कोई एक आधे की स्पेलिंग नहीं भी पता तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। यहां ऑप्शंस को एलिमिनेट ही करना है। अब नेक्स्ट देखना, फिर से स्पेलिंग चाटनी है। ऑर्गेनिक, बेटा आपा को पता है ऑर्गेनिक की ये स्पेलिंग होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की ये स्पेलिंग हो नहीं सकती, ऑर्गेनिक की ये स्पेलिंग हो नहीं सकती। हर्ब्स में ए नहीं आता, ई आता है। ये दो ऑप्शन पहले कट गए, ये स्पेलिंग गलत थी, यहाँ ये स्पेलिंग गलत होगी, ए ऑप्शन आ गया। स्पेलिंग वालों को जल्दी जल्दी उड़ा देना है, फटाफट पेपर में भी जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि टाइपिंग इसी में से करनी है। टाइपिंग का अलग टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। अगला देखना, कोई स्पेलिंग का एरर ना मिले। ठीक है जी, एम आई बींग ठीक है। कह रहा है मेरी तारीफ की जा रही है, मेरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखना यार, क्रिटिसाइज की स्पेलिंग में ये ई तो नहीं आता, ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और तारीफ करने के लिए जो वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग होती है कॉम्प्लीमेंट। की तारीफ मिली, तो कॉम्प्लीमेंट में देख लो कौन सी स्पेलिंग है। डबल टी आना नहीं चाहिए, ई यहां नहीं आना चाहिए। आई आता है इधर स्पेलिंग में, आई भी नहीं लगा रखा, एक ही स्पेलिंग है, ए इज द आंसर। और अब फिर से एंटोनिम्स आ गए। एक वर्ड है जोकुलर। जोकुलर का मीनिंग है जो जोक्स क्रैक करे, जो हंसता रहे, खुशी का माहौल, उसे हम जोकुलर बोलते हैं। एंटोनिम ढूंढना है, यानी अब नेगेटिव चाहिए। डिमिनिश का मीनिंग होता है छोटा। प्लेफुल, इंजॉयफुल। ब्लीथ का भी मीनिंग होता है खुशियों से भरा। डिप्रेस्ड इसका आंसर हो, डिप्रेस्ड ही एंटोनिम है, डिप्रेस्ड ही आंसर है। सेंश्योर, क्रिटिसाइज का मीनिंग होता है सेंश्योर। आप याद रखो, कोई फिल्म आती है तो सेंसर बोर्ड उस फिल्म को सेंश्योर करता है, यानी क्रिटिसाइज करता है। तो सेंश्योर का मीनिंग है क्रिटिसाइज। रिब्यूक भी होता है क्रिटिसाइज, चाइड भी होता है डांटना, स्कोल्ड भी होता है डांटना, ये सारे ही कहीं ना कहीं सेम मीनिंग वाले हैं। प्रेज इसका आंसर बन सकता है जी, प्रेज। नेक्स्ट वर्ड देखो, एब्सटीनेंस। बेटा एब्सटीनेंस का मीनिंग होता है किसी चीज से परहेज करना, अपने आप को कुछ करने से रोक लेना, अवॉइड करना। टेम्परेंस, अवॉइडेंस, कॉन्टिन्यूएंस और इंटेलिजेंस, इन तीनों का ही मीनिंग है अपने आप को रोकना। अवॉइड मतलब अवॉइड कर रहे हो। कॉन्टिन्यूएंस, इनका मतलब है क्या, अपने आप को अवॉइड करना। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसका आंसर हाँ इंटेलिजेंस ही है। इन तीनों का ही मीनिंग है रोक लेना, किसी चीज में शामिल ना होना, किसी मेटीरियलिस्टिक थिंग, किसी प्लेजर में शामिल ना होना। इंटेलिजेंस का मीनिंग है उस प्लेजर में शामिल हो जाना। तो नेक्स्ट की तरफ चले, वर्ड है हारमनी। बेटा हारमनी एक पॉजिटिव वर्ड है, गुड रिलेशंस को ये वर्ड शो करता है। यूनिटी भी पॉजिटिव वर्ड है, किनशिप भी क्लोजनेस को शो करता है, पीस भी पॉजिटिव वर्ड है। वर्ड ही एक है नेगेटिव, क्या, डिस्कॉर्ड। तो हमने एमसीक्यूज को भी फटाफट कर दिया और हमने ये भी समझ लिया कि पेपर कैसे आने वाला है। मैंने इसमें सारी चीजें डाल दी थी। जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। 150 वर्ड का ऐसे लिखना है, 4 टॉपिक हैं। अ मॉर्निंग इन अ पार्क, अटेंडिंग एन इंडियन वेडिंग, जेंडर बायस इन आवर सोसाइटी या बेटर लेट देन नेवर। इनमें से कोई एक टॉपिक उठाना है। एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के थ्रू समझेंगे, सीखेंगे, कर पाएंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का एक बार देख रहे हैं। लेटर में देख लो, कह रहा है फ्रेंड को लेटर लिखना है, यानी ये इनफॉर्मल लेटर आया। और ये कह रहा है मैनेजर को लेटर लिखना है, कोई किताब मंगवानी है, ये फॉर्मल लेटर आया। यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आगे, चॉइस मिल गई तुमको, तुम कोई सा ही कर दो। अब प्रेसी आई। प्रेसी का मतलब है ये एक पैराग्राफ आया था मीडिया से रिलेटेड, पावर ऑफ मीडिया, डेमोक्रेसी, इससे रिलेटेड पैराग्राफ आया। इसको पढ़ के समरी बनानी है, हो सकता है आसान है, सिखा देंगे, अभी नहीं हो सकता, सिखा देंगे तो कर लोगे आप, फिर इजी है। और ये ट्रांसलेशन आई थी, मैंने कहा था एक सिंपल सा टॉपिक आता है, जैसे विद्यार्थी और अध्यापक के बारे में टॉपिक आया, इस प्रकार का एक सिंपल सा टॉपिक आता है।
ये हमने एक बार के लिए हमारा सिलेबस देख लिया है। उम्मीद है आपको बातें क्लियर हो गई है और आपका डर फोबिया निकल गया है। अगर आपको क्लास समझ में आई, चीजें अच्छी लगी, तो आप कमेंट करके बताना, ताकि इस प्रकार की और क्लासेस लाई जाए। और अगर आपको नीड है, आप फील करते हो कि बैच में चीजें पढ़ी जाएं और डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हम एक बैच स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज का। डरना नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत करने से चीजें बन जाएंगी। डरने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इससे आगे डिस्कशन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।